अब हम सॉलिड स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट जहाँ तक सबको पता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग करते हैं, किसी भी स्टेट में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसको अगर कंपैरेटिव पढ़ा जाए तो इजी है आप लोगों के लिए पढ़ना। कंपैरेटिव वैसे आप लोग सॉलिड लिक्विड गैस 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। सबसे पहले पार्ट में देखा जाए, सबको पता है सॉलिड स्टेट जितने भी सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पर देखा जाए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, मतलब सॉलिड को जिस किसी शेप में उसकी जो शेप रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी हमेशा, और उसका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा। लिक्विड केस में क्या होता है कि शेप तो लिक्विड की इनडेफिनेट हो जाती है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, फिक्स रहता है। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो शेप ऑप्ट कर लेगा। और गैसियस फेज का शेप और वॉल्यूम इनडेफिनेट होता है, कोई फिक्स सिचुएशन नहीं आती है लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में। इसके बाद देखा जाए सेकंड नंबर पर, अगर हम ये डिस्कस करना चाहें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो पार्टिकल के बीच में देखा जाए, इस मान लो ये सॉलिड है, सबको पता है इनके पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रही है जिसको हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का नाम देते हैं। बार बार हम लोग इंटर पार्टिकल वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस जो हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं, ये देखा जाए मॉलिक्यूल के बने हो सकते हैं, ये अपने पास एटम के बने हो सकते हैं, आयन के बने हो सकते हैं, इसलिए हम लोग बार बार इंटर पार्टिकल का नाम लेते हैं। उसमें आयन्स, एटम, मॉलिक्यूल सब कंसिडर हो जाएंगे। इनमें आपस में जो यानी वन एटम टू अनदर एटम या वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस शॉर्ट होती है, सबसे मिनिमम आती है। लिक्विड और गैस से भी मिनिमम आती है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर सॉलिड स्टेट में एटम के बीच में आती है या पार्टिकल के बीच में आती है। डिस्टेंस जितनी कम रहेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हाई होगा। तो सॉलिड पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम है। ये सब हम इसको इस पॉइंट में कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर देखा जाए, अगर हम चाहें तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को ले सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आप सबको पता है जितने भी सॉलिड्स होते हैं एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग लिक्विड और गैस के रिस्पेक्ट में काफ़ी हाई होता है, क्योंकि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा उतनी हाई एनर्जी अपने को पे करनी पड़ेगी, तब जा कर के अपना हमारा जो कह सकते हो मैटर है स्टेट चेंज करेगा, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों सॉलिड के लिए देखा जाए हाई वैल्यू रहेगी। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का शार्प होगा, शार्प इस ऑर्डर में होगा क्योंकि जिस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारा सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है, फिर जब स्टेट चेंज होता है उस समय देखा जाए टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आप सबको पता है सॉलिड से लिक्विड बनते समय टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, केवल स्टेट चेंज होगा। एनर्जी तो हमें प्रॉपर देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग लेटेंट हीट का नाम देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे होंगे, एनर्जी तो सप्लाई हो रही है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा। सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम वाटर का ले सकते हैं। सबको पता है वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर एक आइस का पीस लिया जाए, ऊपर थर्मामीटर लगा दिया जाए, 0 डिग्री रीडिंग वो सेट करेगा, शो करेगा। नीचे से आप उसको टेम्परेचर तो दे रहे हो बर्नर के थ्रू, उसको आप टेम्परेचर दे रहे हो, लेकिन स्टेट चेंज होने में एनर्जी कंज्यूम होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। इसलिए हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर कह सकते हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, फिक्स होगा, या आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें हमारा डिस्कशन नहीं होगा। डेंसिटी की बात थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, डेंसिटी को ले सकते हैं। सबको पता है जितने भी सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी लिक्विड या गैस से काफ़ी हाई होती है। डेंसिटी इन द सेंस मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? यूनिट वॉल्यूम में हमारा कितना मास अवेलेबल है, उस मास के लिए हम डेंसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। तो चूँकि पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, आपस में अट्रैक्शन बहुत हाई है, इस वजह से एक यूनिट वॉल्यूम में कह सकते हो कि पार्टिकल का नंबर ज़्यादा होगा, उनका मास ज़्यादा आएगा, तो डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। लिक्विड में सॉलिड से लोअर डेंसिटी आएगी और गैस की सबसे मिनिमम डेंसिटी आएगी, सबसे कम डेंसिटी आएगी, जैसा कि आप सबको इसमें इसके बारे में
आइडिया है। एक मेन चीज देखा जाए, जैसा कि हम लोगों को सबको पता है, डिफ्यूजन की बात अगर हम कर सकते हैं, डिफ्यूजन को ले सकते हैं। आप सबको पता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसके लिए हम डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होते, मतलब डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स होगा, और फिक्स होने के नाते यहाँ पर देखा जाए मिनिमम कह सकते पार्टिकल अपने जगह पर फिक्स है, केवल वाइब्रेशन होता है, मूवमेंट तो होता ही नहीं, इसलिए सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होगा। सॉलिड का डिफ्यूजन लिक्विड में हो सकता है या सॉलिड का डिफ्यूजन गैस में हो सकता है, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आर नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की मिनिमम पॉसिबिलिटी सॉलिड में है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। लिक्विड का डिफ्यूजन सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, और गैस का डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। ये कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो सॉलिड स्टेट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें डिस्कस करना है। अब इसके आगे हमें थोड़ा सा इसके कह सकते हैं कि हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, तो थोड़ा हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करना चाहेंगे। आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आप लोग अच्छे से समझना इसको, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और एक बार दिमाग में सेट हो जाएंगे तो फिर जल्दी से ये हटेंगे नहीं आपको। तो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में देखा जाए, सबसे पहले हम लोग पार्टिकल के कह सकते हैं अरेंजमेंट के बेसिस पर हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ arrangement, on the basis of nature of arrangement of particles, पहले हम देखा जाए सॉलिड को क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में पहला हमारा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके बेसिस पर हम क्लासिक सॉलिड को देखा जाए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसी को हम ट्रू सॉलिड का भी नाम देते हैं, ट्रू सॉलिड्स का नाम दे सकते हैं। सेकंड देखा जाए एमॉर्फॉस, एमॉर्फॉस सॉलिड्स, इसको हम स्यूडो सॉलिड्स का भी नाम दे सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसको हम ट्रू सॉलिड, सॉलिड वर्ड अगर आता है तो आपको हमेशा क्रिस्टलाइन के बारे में ही दिमाग लगाना है। एमॉर्फॉस एक ग्रीक वर्ड है, नो मीनिंग, एमॉर्फॉस का मतलब नो मीनिंग, नो फॉर्म, नो अरेंजमेंट, मतलब अगर हमारे सॉलिड में पार्टिकल के अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ध्यान देना जाए, जैसे अगर मान लो ये पार्टिकल है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक के साथ एक डायग्राम 2D है, लेकिन जितने भी सॉलिड के स्ट्रक्चर बनते हैं सब 3D में बनते हैं, तो आप लोगों को 3D इमेजिन करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर देखा जाए 2D में ये डायग्राम हमारे सामने अवेलेबल है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए पार्टिकल का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, तो अगर पार्टिकल का पर्टिकुलर एक ऑर्डर होगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हमारा सॉलिड प्रिपेयर हो रहा है, तो इसके लिए हम क्रिस्टलाइन वर्ड यूज करेंगे, यही हमारा ट्रू सॉलिड्स है। एमॉर्फॉस में देखा जाए हो सकता है कि पार्टिकल कुछ क्लोज आ जाए, कुछ दूर हो जाए, किसी में कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं बनेगा, अनइवन ऑर्डर में अरेंजमेंट आएगा, तो इस तरह से हम इसको एमॉर्फॉस का नाम देते हैं, या इसको हम स्यूडो, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, इसको हम फॉल्स सॉलिड का नाम देते हैं। केवल इसकी स्टेट सॉलिड होती है लेकिन रियल में सॉलिड नहीं होते। आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स और एमॉर्फॉस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड के बारे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पार्टिकल का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, अरेंजमेंट है, फिक्स सीक्वेंस है 3 डायमेंशनली, तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। और अगर हमारा कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, एकदम इरेगुलर ऑर्डर है, जिग जैग ऑर्डर है, लेकिन केवल फिजिकल बेसिस पर हमारा प्रोडक्ट सॉलिड है, ऐसे केस में उसको एमॉर्फॉस का नाम देंगे या हम स्यूडो सॉलिड का नाम देंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
अब हम इनमें डिफरेंस की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहेंगे कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस में क्या क्या डिफरेंस है, इनकी तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा मैं। इसके आगे फिर अगले पॉइंट की तरफ मूव होगा। पहले हम लोग डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस के डिफरेंस में सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है, स्पेशली यहाँ पर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा, आप सबको पता है इसमें पार्टिकल के अरेंजमेंट में देखा जाए, सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है एक फिक्स ऑर्डर बनेगा, पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारा पार्टिकल अवेलेबल होगा। एमोर्फोस के अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल जिग-जैग ऑर्डर है, अनइवन ऑर्डर में अरेंजमेंट अवेलेबल होगा क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस में। सेकंड नंबर हमारे लिए देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट का ले सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का ले सकते हैं। जितने क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट के मेल्टिंग पॉइंट के लिए, आइस का एग्जाम्पल सबसे बेटर है। आइस एक क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है और 0 डिग्री पर पूरा का पूरा आइस जब तक कन्वर्ट होकर लिक्विड नहीं बन जाएगा तब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री मेंटेन रहेगा। उसका टेम्परेचर 0 डिग्री यानी पूरा का पूरा सॉलिड जब अपना आइस लिक्विड में चेंज हो जाएगा उसके बाद 0 के आगे टेम्परेचर 1 2 3 4 इंक्रीज होगा। तो इस केस में देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, फिक्स होगा, डेफिनिट होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसा वर्ड हम लगा सकते हैं। एमोर्फोस में देखा जाए कोई कांस्टेंट या डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर ही नहीं है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें ग्लास को अगर हीट किया जाए तो आप देखो ग्लास मेल्ट होता रहेगा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। अगर हम थर्मामीटर ग्लास के ऊपर लगा दें तो टेम्परेचर उसका थर्मामीटर में रीडिंग जो आएगी वो इंक्रीज होते हुए आएगी और आपका ग्लास मेल्ट होता रहेगा। तो मेल्टिंग भी चलती रहेगी, साथ में टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं है। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो हमें जो क्लासिफिकेशन सॉलिड का करना है क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस की बेसिस पर, ये तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। मेन चीज देखा, जिसके बाद एक पॉइंट और हम लोग चलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक और ये आइसोट्रॉपिक है। इस पर कभी कभी देखा जाए हमारे सामने क्वेश्चंस बन जाते हैं पूरे के पूरे कि एन आइसोट्रॉपिक या एन आइसोट्रॉपिक क्या है और आइसोट्रॉपिक क्या है। इसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा क्योंकि इस पर अपने को फोकस करना है, बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं इस बेसिस पर, इसलिए आपको थोड़ा आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी को हम लोग अलग से समझाने का प्रयास करूंगा मैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना इसको। जितने क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट हैं ये सब के सब आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपी शो करेंगे और जितने एमोर्फोस हैं वो सब के सब आइसोट्रॉपी शो करेंगे। एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी का मतलब सिंपली क्या है, कुछ हमारे पास ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आप ले सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपांसन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब हमारे कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये देखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सबको पता है होता क्या है कि अगर अपना लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है तो या तो लाइट का पाथ टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, या नॉर्मल से दूर हो जाएगा। ये जो डेविएशन आता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में लाइट के पाथ में, उस डेविएशन के रेशियो के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज़ करते हैं। थर्मल एक्सपांसन नाम से क्लियर है, किसी सब्सटेंस को किसी सॉलिड को हीट किया जाए तो उसके अंदर जो एक्सपांसन होगा उसको हम थर्मल एक्सपांसन का नाम देंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर किसी सॉलिड में करंट पास किया जाए तो जो करंट उसके अंदर फ्लो होगी, कंडक्टिंग नेचर सॉलिड का आएगा,
उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वर्ड यूज़ करते हैं। जितने भी क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। मतलब क्या हुआ, एन आइसोट्रोपिक का मतलब कि अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में इन सब प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करें तो अपना जो वैल्यूज़ आएंगी वो अलग अलग आएंगी। लेकिन अगर हम एमॉर्फोस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करें या थर्मल एक्सपांसन मेज़र करें या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेज़र करें तो ये सेम रिजल्ट देगा। इसलिए एमॉर्फोस सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगा। एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा मैं। ये देखिए बड़ी साइज के पार्टिकल को मैं शो कर रहा हूँ ये क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और छोटी साइज के पार्टिकल को देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। मेरा पर्पस केवल इतना सा है, आप इसको बड़ी साइज के पार्टिकल को एनायन मान सकते हो, छोटी साइज के पार्टिकल को आप कैटायन मान सकते हो। यहाँ पर फिर देखो इसके नीचे हम एनायन को ले लेते हैं एक लेयर, फिर हम यहाँ पर कैटायन को ले लेते हैं। ये देखा जाए हमारा एक सिंपल सा डिस्कशन है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थर्मल एक्सपांसन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करें इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको ए मान के चलें, इसको ए डैश माने, इस डायरेक्शन में अगर हम ये प्रॉपर्टी अगर मेजर करना चाहते हैं तो जरा देखा जाए इस सिचुएशन में क्या कंडीशन हमारे सामने निकल करके आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये देखो हमारे पास नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टी को हम इस डायरेक्शन में मेजर करें, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर अगर इसको हम बी, इसको हम बी डैश मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में मेजर करें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि देखो इस डायरेक्शन में एक साइड में हमारे पास पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, दूसरे साइड में हमारे पास नेगेटिव आयन्स आ रहे हैं। क्या कंडीशन नजर आ रही है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या थर्मल एक्सपांसन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेजरमेंट अगर ए डायरेक्शन में किया जाएगा तो अलग वैल्यूज आएंगे, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है। और अगर हम बी डैश डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो यहाँ पर देखो इस साइड में जो अरेंजमेंट है और इस साइड में अरेंजमेंट है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये जो ए और ए डैश सीक्वेंस है, ये जो हमारे पास डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, दोनों में पार्टिकल का अरेंजमेंट का ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ पर देखिए एनायन कैटायन का ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पर देखो कैटायन एक साइड में, एनायन एक साइड में आ रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा कि वैल्यूज अलग अलग आएंगी। लेकिन ये सिचुएशन केवल और केवल क्रिस्टलाइन में डेवलप होगी, एमॉर्फोस में तो बनेगी नहीं। एमॉर्फोस में कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। इसलिए एमॉर्फोस में अगर इनमें किसी भी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट किया जाएगा किसी भी डायरेक्शन में तो वैल्यू हमेशा एक जैसी आएगी। इसलिए जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट हैं वह एन आइसोट्रोपिक नेचर के हैं, और जो हमारे पास एमॉर्फोस हैं वह आइसोट्रोपिक नेचर के हैं। मीन्स क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट शो एनाइसोट्रोपी एंड एमॉर्फोस प्रोडक्ट शो आइसोट्रोपी। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है अपने को। सबसे लास्ट में देखा जाए हमारा अगला पॉइंट एक डिस्कस होगा क्लीवेज। हमें लगता है कि आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये कभी कभार 2 नंबर में पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ आना ही आना चाहिए। इसके आगे देखो, अगर हम क्लीवेज की तरफ मूव करें, क्लीवेज मीन्स क्या है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट को शार्प एज के टूल से कट करें तो फिक्स सीक्वेंस में उसकी कटिंग होगी। मतलब उसका जो ऑर्डर बनेगा कट होने का, एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनेगा, फिक्स सीक्वेंस आएगा। और अगर हम एमॉर्फोस प्रोडक्ट को किसी शार्प एज टूल से कट करें तो उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल का कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ही नहीं। इसलिए वहाँ पर बिल्कुल जिग जैग ऑर्डर बन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा सा ऑर्डर बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्लीवेज प्रॉपर्टी देखा जाए, क्लीवेज प्रॉपर्टी मीन्स इफ वी कट अ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट with the help of a sharp edge tool, it cut with a sharp edge, यानी एक फिक्स सीक्वेंस, फिक्स ऑर्डर में कटिंग हो जाएगी। लेकिन एमॉर्फोस के केस में क्या होगा कि कोई कटिंग नहीं आएगी, मतलब एक जिग जैग ऑर्डर का लेवल बनेगा। इसलिए आप लोगों को क्लीवेज, इसमें आप कह सकते हैं रेगुलर ऑर्डर, और वहाँ पर हम एमॉर्फोस में ले सकते हैं इरेगुलर ऑर्डर। तो अभी हम लोगों ने केवल एक पॉइंट पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को किया है। अब हम लोग इसके
अगले पॉइंट पर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा अरेंजमेंट के बेसिस पर। अब हम इसके आगे बी पॉइंट की तरफ स्टार्ट करेंगे हम लोग। बी पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ nature of intermolecular forces of attraction. On the basis of nature of particle, nature of intermolecular forces of attraction. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर देखा जाए हम लोग सॉलिड को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब आप लोगों को नाम से देखने से क्लियर हो रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब क्या है? द सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल से बने होंगे उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखा जाए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बने होंगे, और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो देखा जाए डाइपोल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, या डिस्पर्सन फोर्सेस वर्क कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स वर्क कर सकता है। इस तरह से जो डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस, जिनको हम लोग कॉमनली एक नाम देते हैं वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मॉलिक्यूल के बीच में कोई स्पेशल अट्रैक्शन नहीं है, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो डिस्पर्सन फोर्स अपने हम लोग डिस्कस करते हैं, डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सब मिला करके, या हम हाइड्रोजन बॉन्ड को भी देखा जाए वॉन्डर वॉल से थोड़ा अलग है ये, क्योंकि वॉन्डर वॉल के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आता है। तो इस बेसिस पर देखा जाए हम लोग अगर मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम देते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास देखा जाए 3 टाइप के बनेंगे। पहला टाइप देखा जाए हमारे पास पोलर, दूसरा हमारे पास देखा जाए नॉन पोलर, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर नॉन पोलर का सिंपल मतलब क्या है? अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है, जैसे अगर हम सॉलिड HCl को लेके चलें, देखो HCl के अंदर पता है सबको कि H और Cl के बीच में तो यहाँ पर बॉन्ड बनता है। Cl जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को Cl ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए Cl पर देखो माइनस चार्ज आएगा, थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर स्लाइट पॉजिटिव आएगा। अगर हम HCl को सॉलिड बना दें तो अब यहाँ पर HCl और HCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए वर्क करेगा, ये अट्रैक्शन देखो माइनस और प्लस, बीच में जो अट्रैक्शन वर्क करेगा ये अट्रैक्शन डाइपोल फोर्सेस है। तो यहाँ पर देखा जाए ये डाइपोल सिचुएशन बनी हुई है, इसको हम पोलर का नाम देंगे। तो सॉलिड HCl का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, SO2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर देखा जाए सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल तो पोलर है, तो इसलिए यहाँ पर डाइपोल फोर्सेस वर्क करेंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नाम देंगे। अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उस केस में हम उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम दे सकते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन, सबको पता हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हाइड्रोजन को अगर हम इतना कूल कर दें, इतना हाई प्रेशर हम क्रिएट कर दें, तो हाइड्रोजन के बीच में देखा जाए जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, क्योंकि दोनों साइड्स देखो इक्वली दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या होगा कि चूंकि दोनों की न्यूक्लियस से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इक्वल लेवल पर रहेगा, इसलिए किसी पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड आयोडीन, ये सब जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं H2, I2 एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास देखा जाए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्ट बनेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड अपने पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइस का। यहाँ पर देखा जाए क्योंकि आइस के केस में H2O लिक्विड केस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होता है, आप लोगों को 11th क्लास में पहले से पता है। और आइस के केस में सिंगल H2O मॉलिक्यूल 4 H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बना रहता है, और पूरा वो केज लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। तो आइस में हाइड्रोजन बॉन्डेड सिचुएशन है, ये भी एक तरह से अपना पोलर
कह सकते हो कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, लेकिन आपके डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है वॉन डेर वाल के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड को सबसे पहले हमने डिस्कस किया है। अब इसके आगे देखा जाए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ पढ़ना चाहेंगे। सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर की तरफ हम लोग मूव करें। स्पेशली देखा जाए आयनिक सॉलिड्स को, आयनिक सॉलिड्स आपको सबको पता है आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड आयन से बना हुआ है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने क्या इसका है, NaCl, Na+Cl-। अब आपको सबको पता है पूरा Na+ चारों तरफ Cl- से सराउंडेड होगा, कवर्ड होगा, और Cl- Na+ से कवर्ड होगा, और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा NaCl का क्रिएट होगा। दूसरी बात देखा जाए पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ये स्पेशली होता है, और ये अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन इसमें अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन ये एक शॉर्ट रेंज में ये अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग अट्रैक्शन है। तो जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं सब के सब सॉलिड तो हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे हो, जो कैटायन और नैन के बीच में वर्क करेगा, ये काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो ये देखा जाए आयनिक सॉलिड्स आयन से बने होंगे, सबको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव आयन चारों तरफ नेगेटिव आयन से कवर होगा, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से कवर होगा। इस तरह से पूरा एक 3D पिक्चर हमारा कंप्लीट होगा, बनेगा। इसको हम लोग आयनिक सॉलिड्स का नाम देंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर आयंस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है आयनिक सॉलिड्स। अब इसके बाद देखा जाए तीसरे नंबर पर अगर हम आए तो मेटेलिक सॉलिड्स की तरफ हम लोग चल सकते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स, अब आपको देखने से लग रहा है मेटेलिक सॉलिड्स का मतलब क्या है कि जहां पर हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये कर्नल के बने होते हैं। कर्नल इन द सेंस, कर्नल क्या होते हैं हम आपको समझा रहे हैं। मेटेलिक सॉलिड्स यहां पर देखा जाए जितने भी हमारे पास मेटल बनाने के लिए अवेलेबल एटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मेटल है और इसने सपोज करो कुछ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को सपोज करो N+ में दे रहा हूँ, इतने इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया। तो इस सब के सब इलेक्ट्रॉन मिलकर के देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बना देंगे यहाँ पर। और जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्ट हमारा बना है इसको हम कैटायन का नाम ना दे करके इसको हम कर्नल का नाम देते हैं, और एक फिक्स सीक्वेंस में पूरा का पूरा 3 डायमेंशनली इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। इनको हम कैटायन का नाम ना दे करके इनको हम कर्नल का नाम देते हैं, कर्नल का नाम देते हैं। इनके चारों तरफ देखा जाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, जो कि नेगेटिव क्लाउड नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और खुद ये पॉजिटिव हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। और इस वजह से देखा जाए इनमें ये सब के सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और ये सॉलिड स्टेट में अपने को ज़्यादातर मेटल अवेलेबल होते हैं। केवल मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि वहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मरकरी मेटल होने के बाद, यानी कह सकते हो मेटल होने के बाद भी लिक्विड स्टेट में अपने को मिलता है, तो उसका केवल एक ही एग्जाम्पल है कि वहाँ पर जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो वीक है। अब मेटेलिक बॉन्डिंग है क्या, यही जो कर्नल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्रिएट हुआ है, उसी को मेटेलिक बॉन्डिंग का हम नाम देते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटल की सिचुएशन आएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा आएगा, उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी हाई स्ट्रेंथ आएगी, मेलेबल नेचर उसका इस बेसिस पर डिसाइड होगा। तो काफ़ी जो मेटल के कैरेक्टर हैं वो डिपेंड करता है कि मेटेलिक बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। मेटल ज़्यादातर यानी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होते हैं। उसका केवल एक रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं पूरे क्रिस्टल में, और जब इसमें हम करंट पास कर देते हैं तो ये कहीं पर भी कह सकते हो कि यानी इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनने लगता है और एक डायरेक्शन इनको मिल जाता है,
उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसी को हम लोग करंट का नाम दे सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टिंग नेचर दिखाएगा, जिसमें कम फ्री रहेंगे कम कंडक्टिंग नेचर दिखाएगा। अब इसके बाद देखा जाए सबसे लास्ट में अपना जो नंबर स्पेशली आ रहा है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हम लोगों ने इसको ले रखा है। ये हम लोगों ने कोवेलेंट सॉलिड को ले रखा है, कोवेलेंट सॉलिड्स। अब ये कोवेलेंट सॉलिड देखो नाम से ही क्लियर है कि जो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद देखा जाए पूरा एक 3 डायमेंशनली एक जाइंट नेटवर्क क्रिएट होगा। जैसा आप लोगों ने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जहाँ तक हम सबको पता ही है कि एक जो कार्बन होता है ये 3 कार्बन से कनेक्ट होगा। देखा जाए जितने भी यहाँ पर ये लिंकेज हमारे सामने ये प्रिपेयर होंगी इस ऑर्डर में, देखा जाए इस तरह से 3 डायमेंशनली ऑर्डर में हमारे सामने ये सिचुएशन देखो यहाँ पर बनती है। ऐसे पूरा एक सीड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इस तरह से कोई सीड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो एक लेयर ऐसे, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो पूरा लेयर स्ट्रक्चर इसमें बनने लगता है। और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जैसा आपको पता है, तो एक सिंगल सी लेयर में दिखा रहा हूँ, वो भी लेयर में इस सिचुएशन दिखा रहा हूँ, लेकिन रियल में कंडीशन ये है ऐसे लेयर और एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में जो वांडर वाल इंटरेक्शन वर्क करता है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, केवल एक सिंपल सा इंटरेक्शन है, जैसे आप वांडर वाल इंटरेक्शन का नाम देते हो। इस तरह देखो ये कोवेलेंट नेटवर्क क्रिएट हुआ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और कार्बन अपनी केवल 3 वैलेंसी यूज करता है यहाँ पर बॉन्ड बनाने में। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है और वही इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर बना देता है। इसीलिए ग्रेफाइट हमारे लिए आज के टाइम में इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का इतना बड़ा कह सकते हो कि एक नेट प्रोडक्ट हमारे सामने है। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली डायमंड केस में देखा जाए कोई भी कार्बन अगर है, ये बेसिकली देखा जाए 4 कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और पूरा एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्रिएट कर देता है। क्योंकि जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की जो सिचुएशन आती है मेल्टिंग पॉइंट, इनको ब्रेक करने में, इनको कह सकते हैं ब्रेक करने के लिए अपने को हाई एनर्जी पे करनी पड़ेगी। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का बहुत ज़्यादा है। डायमंड नॉर्मल केस में देखा जाए मेल्ट नहीं हो सकता, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, मतलब इसकी बर्निंग हो सकती है। ये तो एक सिंपल सा, जैसे कि आपने डायमंड का स्ट्रक्चर, फुलरीन्स का स्ट्रक्चर्स, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर्स, कुछ मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं देखा जाए सिलिकॉन कार्बाइड या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर कोवेलेंट नेटवर्क के थ्रू हम लोग एक जाइंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये अपना देखा जाए एक सिंपल सा पार्ट रहा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूल के बेसिस पर, अरेंजमेंट के बेसिस पर क्रिस्टलाइन और अमोर्फॉस का डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आए, फिर देखा हमने आयनिक सॉलिड डिस्कस किया, फिर हमने मेटेलिक सॉलिड डिस्कस किया, सबसे लास्ट में हमने कोवेलेंट सॉलिड को डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में मैं इतना डिस्कस करना चाहूँगा, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पहले से भी पता हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन अब इसके अगले वाले वीडियो में अपने सॉलिड स्टेट का जो कह सकते हो बेस है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट आप मान सकते हो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो पार्ट डिस्कस होगा। इसके नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो अपना टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम के लिंक से आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना। आप लोगों को पूरे नोट्स और टाइम पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब आपको अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू।